चलो तो अब आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। भले ही इसका नाम मोशन इन अ प्लेन है, लेकिन हम लोग अपना कंसेप्ट मोशन इन 3D के साथ बना के चलेंगे। अब जब प्लेन होगा तो हम प्लेन में बात कर लेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेंगे। भाई आप दो स्ट्रेट लाइंस का जो आपका कॉम्बिनेशन है वो एक प्लेन बन जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप अगर मोशन करा दो तो वो प्लेन पे हो जाएगा। अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस पर मोशन करा दो आप पार्टिकल का तीनों के एक साथ, तो आपका मोशन इन 3D हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा वो। तो चैप्टर का नाम भले ही मोशन इन प्लेन है, लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्पेस तक की। ठीक है। और इसमें सबसे पहली बात हमें जब करनी होगी तो याद करो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो यहां पर भी हम लोग सबसे पहले बात वही करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अब हम इसमें कुछ ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको पता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैंने आपको उसी चैप्टर में सारी चीजें बता दी थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा आर्बिट्रेरी सेट ऑफ एक्सिसेज होता है जहां से हम किसी पार्टिकल के पोजीशन या उसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम अपने लॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन के लिए जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस का फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करने के लिए हम लोग 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और 3 में से आपका पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो क्या था? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा आपका क्या था? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा था आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 तरह के आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स थे जिनका हम इस्तेमाल करते थे। और हमें काम क्या करना है अपने? केवल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं कोई आज डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, ना मैं कोई डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। तो हम बस केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन कौन से तरीके के हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहला हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर, दूसरा हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल, और तीसरा हम यूज करते हैं स्फेरिकल। और आपकी जो एनसीईआरटी है वो केवल और केवल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही यूज करके अपना सारा काम करती है। लेकिन हाँ, जैसे तुम लोग जेईई मेंस एडवांस की बात करते हो, तो हम तुम लोगों को थोड़ा सा जब और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो एक बार हम आपको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी काम करना सिखाएंगे। केवल रेक्टेंगुलर पे ही नहीं, हम सिलेंड्रिकल पर भी बात करेंगे और स्फेरिकल पे भी बात करेंगे। और केवल यही नहीं बेटा, ये इस पर बात ही नहीं करेंगे, आपको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो चीजें आपकी हैं उसको रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करें, अगर रेक्टेंगुलर में है तो उसे सिलेंड्रिकल में कैसे लाएं, या स्फेरिकल है तो उसे हम सिलेंड्रिकल में कैसे लाएं या रेक्टेंगुलर में कैसे लाएं, ये सारी बात भी हम लोग करेंगे। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है। तो आपका जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पर अगर हम देखें तो ये क्या क्या था आपका, याद करिए। एक हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस का कलेक्शन, ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस का कलेक्शन। ये आपका क्या था? ओरिजिन, या इसी को हम बोलते थे, या इसे हम बोलते थे रेफरेंस पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट को 0,0,0 मानते थे। और मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पर P है, तो इस पार्टिकल के लोकेशन को, उसके पोजीशन को हम x, y, z के तौर पे ट्रीट करते थे।
ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था, और साथ में मैंने बोला था कि इसको समझने के लिए हमको अपने साथ एक क्लॉक को भी रखना पड़ता है, जिससे कि हम अपना टाइम का मेजरमेंट कर सके। ये बात हमने आपके वहां पर डिस्कशन किया था। क्लियर हुई बात बेटा? ये Yes. बोलिए। Yes. ठीक है, अब इसमें हम लोग जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उसके लिए हम कुछ इसमें पॉइंट्स को लिखेंगे। जैसे आपका पहला पॉइंट है, लिखिए जल्दी से, हमारे साथ साथ इस बात को लिखिए। ऑल द मेजरमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जब भी हम किसी पार्टिकल के पोजीशन की बात करेंगे तो सबको हम ओरिजिन से देखेंगे। ऑल द मेजरमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। All the measurements starts from origin. हो गया बेटा ये? Yes, sir. The origin has coordinates. The origin has coordinates 0,0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे? 0,0,0। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या लिखनी है? लिखो, if a point P, if a point P has coordinates, if a point P has coordinates x, y, z, अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, then it means that to reach that point, it means that to reach that point, we have to move x units in x direction, x units in x direction, y units in y direction, and z units in z direction। मतलब अगर किसी पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन x, y, z है, इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट P पर पहुंचना है तो हमें x एक्सिस में x डिस्टेंस चलना होगा, y एक्सिस में y डिस्टेंस और z एक्सिस में z डिस्टेंस चलेंगे, तब हम उस पॉइंट पर पहुंच पाएंगे। कोई दिक्कत बेटा इसमें? No, sir. ठीक है, तीसरी बात आपको लिखना है, और जो ये x, y और z है ना, इसे हम लोग स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब स्पेस कोऑर्डिनेट्स में ऐसा ना हो कि x आपका मीटर में हो और y आपका किसी अलग यूनिट में हो और z किसी अलग यूनिट में। ठीक है, द स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज हैव सेम यूनिट्स। The space coordinates always have same units। ये यूनिट भी सेम रखेंगे, x, y और z तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। The space coordinates always have the same units। ठीक है, और चौथी चीज, ये हो गया ना थर्ड बेटा? ये Yes, sir. चौथी चीज आप लिख लो कि whenever we give the coordinate of the point, whenever we give the coordinate of a point, whenever we give the coordinates
of a point, comma, we tell the position of that point, we tell the position of that point with respect to origin, with respect to origin। मतलब जब हम कभी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता रहे हैं, इसका मतलब हम उस पॉइंट के पोजीशन को बता दे रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर x, y, z किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब वो x, y, z आप उस पार्टिकल की पोजीशन बता दे रहे हो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। यस। ठीक है, तो ये तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशंस हैं वो हो गई। अब हम लोग दूसरी बात करने वाले हैं, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्टेंस 2D में देखेंगे और इसके बाद फिर यही डिस्टेंस हम 3D में देखेंगे। क्लियर हुई बात बेटा? ये अगर 3D में आपके पास है, पार्टिकल्स आपके x, y, z तीनों में है, तो उस केस में हम इसे 3D में देखेंगे और अभी हम लोग बात करेंगे 2D में। ठीक, तो अब देखिए, ये बात आप सबको पता भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें अब बात कर ले इसकी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका मान लो x एक्सिस है ये, और ये आपका है y एक्सिस। पार्टिकल यहां पे है, P पे है, और एक दूसरा पार्टिकल है या यही पार्टिकल किसी अलग टाइम पर चला गया Q पर। ये पार्टिकल चला गया Q पे, अभी ये पार्टिकल P पे है, कुछ देर के बाद ये Q पे चला गया, या एक पार्टिकल P है और दूसरा पार्टिकल Q है, दो अलग अलग पार्टिकल एक ही टाइम पर, या फिर एक पार्टिकल अभी P पे है बाद में चला गया Q पे। तो P पर इसकी पोजीशन जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया x1, y1, और Q पर हमने मेंशन किया x2, y2। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? ये यस। अब हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐसे हम थोड़ा सा मार्किंग कर दें इस तरह से। ये इसकी लोकेशन है, ये इसका x1 बोला जाएगा और ये इसका y1 बोला जाएगा। इसे हम इस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x2 और इस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे y2। अब पार्टिकल आपका P से Q गया है, तो इस तरीके से इसके बीच का डिस्टेंस भी होगा। ये मतलब इस तरह से इनके बीच को हमने एक लाइन से दिखा दिया कि भाई P और Q के बीच में ये आपके पास एक डिस्टेंस है, ये P से Q के बीच की दूरी है। ठीक है, अब हमें PQ की दूरी निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिया और ये आपका नाम दे दिया हमने M। बेटा ये देखो QM की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा Y, चेंज इन Y है, और ये होगा y2 माइनस y1, और ये क्या है आपका डेल्टा x, और ये है x2 माइनस x1। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बोलिए। नहीं। और ये एंगल थीटा भी है आपका, मान लो ये लाइन आपका इसे PM लाइन से ये PQ लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर आप ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल PQM ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, आप बता दो। PQ का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर, PM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर।
और आप बता दो PM लेंथ कितनी है, डेल्टा x का स्क्वायर, और MQ क्या है, डेल्टा y का स्क्वायर, और डेल्टा x कुछ और नहीं है, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आपका PQ का स्क्वायर। तो अगर हम PQ की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके प्लेन में x1 y1 एंड x2 y2 है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको ये मिल गई। अब अगर हम उस लाइन का स्लोप देखना चाहें, स्लोप एक चीज आपको ये मिली, और अगर हम इसका स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और इसे हम m बोल दें, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डेल्टा y बाई डेल्टा x, और ये हम बोल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हुई बात बेटा ये? अच्छा, एक चीज और ये जानते हो कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? यस या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? यस या इसके अलावा हम इसको x2 y1 कर दें और इसको y1 y2 कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं ना। अब ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है, एक्चुअल में a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही होता है, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या फिर आप b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, उन दोनों में कॉमन कर लें। कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम चीज है। यस ठीक है, तो इसलिए आप x2 माइनस x1 करो, फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, या इनिशियल x कोऑर्डिनेट माइनस फाइनल x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, आप जैसा काम करना चाहो कर सकते हो, ये सब कुछ आपके लिए ऐसे ही है। ठीक है बेटा? यस ठीक है, अब अगर मान लो हम इसमें देखो, मैंने यहां पर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी बताया, और वो जो लाइन है दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, उसका स्लोप भी बता दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, माइनस दोनों में कॉमन ले लो और दोनों से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस ठीक है, अब देखो, अगर हम अपने x और y एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट करके एक नया x और y एक्सिस बना लें, तो उस केस में चीजें कैसे होंगी, थोड़ा सा देखिएगा इसे, मैं यहां बना रहा हूं। ये आपका पुराना वाला y है, ये पुराना वाला x है, और मैं यहां पर एक नया y और नया x में बना दे रहा हूं। ये आपका नया y एक्सिस और ये आपका नया x एक्सिस है, तो इसे हमने बोल दिया x डैश और इसे हमने बोल दिया y डैश। ठीक है, अब हमने अपने ओरिजिन को चेंज कर दिया, अब ये हमारा 0,0 हो गया। तो बेटा हमने x डैश एक्सिस को x से L1 नीचे किया, कितना नीचे किया, L1 नीचे किया, तो अब बेटा इसका कोऑर्डिनेट
L1 हमने मतलब x डैश को L1 नीचे का, इसका मतलब y में उतना चेंज हो जाएगा। तो हमने इसमें इस तरीके से चीजों को चेंज कर दिया और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया L1 कॉमा L2। ऐसे जो हमारा ओरिजिन था वो L1 कॉमा L2 हो गया। और क्या चेंज किया इसको देखो आप, हमने यहां से अपने y एक्सिस को L1 आगे पीछे कर दिया और हमने अपने इसको मतलब x एक्सिस को हमने ऐसे चेंज कर दिया, मतलब y एक्सिस को L1 पीछे कर दिया और x एक्सिस को हमने ऐसे ये L1 पीछे कर दिया और x एक्सिस को हमने L2 नीचे कर दिया हमने। तो ये हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट बना लिया। क्लियर हुई बात बेटा? ये Yes. L1 और L2 हमारे अब नए कोऑर्डिनेट हो गए, L1 कॉमा L2 एक नया कोऑर्डिनेट हो गया। और अब ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 थे xy एक्सिस के साथ, xy एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अब P का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस L1 कॉमा y1 प्लस L2, y1 प्लस L2। और इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 प्लस L1 कॉमा y2 प्लस L2। क्लियर हुई बात बेटा? ये जब आपने अपने एक्सिस को थोड़ा नीचे और थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया तो आपका ओरिजिन चेंज हो गया। वो जो पुराना कोऑर्डिनेट एक्स वाई था वो चेंज होके एक्स डैश वाई डैश हो गया। तो आप बताओ इसके रेस्पेक्ट में हम बात करें, यहां से तो x1 था लेकिन इधर पीछे चला गया तो L1 ऐड हो जाएगा, इसके साथ y1 ऐड हो जाएगा। क्या अभी आपके पास इस PQ के बीच की डिस्टेंस या PQ का जो लाइन का स्लोप है वो चेंज होगा क्या? एंगल आपका ये और डिस्टेंस ये चेंज होगा क्या? ये आपका होगा डेल्टा वाई और ये होगा डेल्टा एक्स। तो बेटा थोड़ा बताना डेल्टा वाई दोनों क्या है? एक्सिस के बीच वो चेंज होगा ना? कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो गए, हमने कोऑर्डिनेट्स देखो चेंज करके तो लिख तो दिया। यस। तो डेल्टा वाई क्या होगा? फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई। फाइनल वाई क्या है? y2 प्लस L2, y2 प्लस L2 माइनस y1 माइनस L2। तो बेटा बचा क्या आपका? y2 माइनस y1 ही तो बचा। और डेल्टा x अगर हम देखें तो x2 प्लस L1 माइनस x1 माइनस L1। तो ये क्या बचा? x2 माइनस x1 बचा। तो डेल्टा y और डेल्टा x में चेंज तो हुआ नहीं। तो हमारी PQ जो लेंथ है, PQ लेंथ ये अभी भी क्या हुआ? उतना ही हुआ, डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। और ये PQ वही वाला लेंथ हुआ और ये क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी भी उतना ही आपको मिलेगा। सर तो ऐसा आया क्यों सर? जब एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है ना कि भाई देखो दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है, P और Q दो पॉइंट्स। कोई एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़े होके उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को देख रहा है, कोई एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा होके देख रहा है। और जितने हमारे ओरिजिन होंगे उतने ऑब्जर्वर के प्लेस हो जाएंगे ना। तो यस अगर ये ऑब्जर्वर मान लो कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है A और दूसरा ऑब्जर्वर यहां पे है B, तो A कह रहा है कि PQ के बीच की लेंथ कुछ अलग है और B कह रहा है कुछ अलग है। ऐसा नहीं होगा, दोनों की वजह से दोनों ने देखा तो PQ के बीच की लेंथ चेंज नहीं होगी। P और Q के कोऑर्डिनेट्स दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज तो होंगे लेकिन PQ के बीच की डिस्टेंस आपके एक्सिस की शिफ्टिंग से चेंज नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। भाई ये मान लो कि मैं लखनऊ में हूं, मेरी पोजीशन बनारस से अलग है, आजमगढ़ से अलग है, क्योंकि दो अलग अलग जगह पर दो ऑब्जर्वर हैं। जैसे तुम लोग आजमगढ़ में हो, ऋषभ बनारस में है,
दोनों लोग अलग अलग जगह पे हो, मैं लखनऊ में हूं, तो हम तीनों की पोजीशंस, मतलब हमारी पोजीशन आप दोनों के रेस्पेक्ट में अलग है। समझ में आई बात? अगर मान लो कि लखनऊ में कोई एक आदमी और है, मेरा फ्रेंड वो भी है, जो हमसे 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अगर उसने भी आपको अपनी लोकेशन शेयर की, तो वहां से आपकी जो मतलब आपके वजह से आपसे जो मेरी पोजीशन है और जो मेरे फ्रेंड की पोजीशन है वो बदल गई। अगर आजमगढ़ से देखा गया तो अलग होगी, और बनारस से देखा गया तो अलग होगी, लेकिन मेरे इसके बीच की जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कहाँ बदला? हम तो वहीं पे दोनों लोग हैं ना, हमसे 10 किलोमीटर दूर था। यस सर। तो वो चाहे कहीं से देखो, बीच की दूरी 10 किलोमीटर ही तो रहेगी। समझ में आई बात बेटा? ये यस इसका मतलब ये है कि आपके दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, मतलब दो पॉइंट्स का लोकेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड तब तक नहीं करता है जब तक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी हाई वेलोसिटी से मूव न कर रहा। अगर काफी हाई वेलोसिटी से मूव करने लगा तो उस केस में हमारी एक नई तरह की फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। अगर मान लो आपका जो एक्स डैश वाई डैश वाला जो कोऑर्डिनेट है, अगर वो सी की स्पीड से चलने लगे और वो चलता हुआ ऑब्जेक्ट पीक्यू के बीच की डिस्टेंस को देखे, तो उस केस में पीक्यू के बीच की डिस्टेंस में चेंज आएगा। मतलब दो स्पेस के पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत वेलोसिटी से चलते हैं, मतलब लाइट की स्पीड से काफी कम वेलोसिटी से अगर हम चले, तो उस केस में आपके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब दो पॉइंट्स के स्पेस का जो डिफरेंस है, मतलब स्पेस के दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो जो हम लोगों की अपनी 11th 12th की फिजिक्स है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतनी ज्यादा वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। क्लियर हुई बात बेटा? ये कि जो उसको चेंज कर सके। याद करो 11th का यूनिट मेजरमेंट का एक एनसीईआरटी का सवाल भी है कि एक बच्चा है, वो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास के चेंज को, और मतलब मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन निकला था, और वो रिलेशन लिखा m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। गलती से वो फॉर्मूला गलत हो गया। अब वहां पर एक c का टर्म ऐड करना है, कहां पर ऐड किया जाए? तो वो था 1 अपॉन ये m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का टर्म। वहां पर आइंस्टीन की बात को एनसीईआरटी ने भी किया है, बस अपने क्वेश्चंस के माध्यम से ही बताने की कोशिश की है, लेकिन की है कि जब कभी कोई पार्टिकल काफी हाई वेलोसिटी से चलता है तो उसके रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज होता है, दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन भी चेंज होता है, आपके दो इवेंट्स के बीच का टाइम भी चेंज होता है, ये सारी चीजें चेंज होती है। समझ में आई बात? ये लेकिन हाँ, वो कंडीशन कब है? जब आप काफी हाई वेलोसिटी, मतलब लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में चल रहे हो, तब वो चीजें होती हैं। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, चाहे आप ए से देखो चाहे आप बी से देखो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेपरेशन डिफरेंस नहीं होगा। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। अगर हम बी से देखें तो पी के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं, अगर हम ए से देखें तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। देखो जो मैंने ये लिखा है ना, ये सारे किसके रेस्पेक्ट में लिखा है? ए के रेस्पेक्ट में लिखा है। अब बी के रेस्पेक्ट में x1 y1 और x2 y2 था, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में x1 प्लस L1 कॉमा y1 प्लस L2, और क्यू का x2 प्लस L1 कॉमा y2 प्लस L2 है। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस सर। तो इसका आप रिजल्ट लिख लीजिए जल्दी से। सर एंगल भी तब नहीं चेंज होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं चेंज होगा। अब अगर मान लो कि एक्स और वाई एक्सिस शिफ्ट भी हो और थोड़ा टिल्ट हो जाए, रोटेट हो जाए,
तो उसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा। मतलब आपके एक्सिस की शिफ्टिंग भी होती है और एक्सिस का रोटेशन भी होता है। अगर एक्सिस की शिफ्टिंग हो रही है या एक्सिस का रोटेशन हो रहा है, दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एक्सिस की शिफ्टिंग हो रही है तो न तो दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, न उसका एंगल चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा। लेकिन हाँ, अगर दो आपकी एक्सिस जो आपकी हैं उनमें रोटेशन हो रहा है तो कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे, पोजीशन के मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उनका उस लाइन का स्लोप भी चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा? ये अगर हम एक्सिस को चेंज करते हैं, और एक्सिस को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो एक्सिस को ट्रांसलेट किया जाए जैसे मैंने ये किया, या फिर एक्सिस को रोटेट किया जाए। क्लियर? तो अगर चाहे आप एक्सिस को ट्रांसलेट करो या एक्सिस को रोटेट करो, आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज होंगे। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी, चाहे एक्सिस को शिफ्ट करो, ट्रांसलेट करो या एक्सिस को रोटेट करो। हाँ, अगर एक्सिस को केवल शिफ्टिंग की है तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गया, डिस्टेंस नहीं चेंज हो गया और एंगल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने एक्सिस को रोटेट किया तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा और एंगल भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो बोलिए। उसका जैसे तब भी तो हम वही tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तब भी तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही ना आएगा। बेटा एक्सिस का रोटेशन मतलब अगर आपका एक्सिस अभी ये एक्स है ना, तो वो ऐसा हो जाए, ये ऐसे, ये एक्स डैश हो जाए और ये आपका वाई डैश हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आप बताओ, अब इसके रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो आपका ये हो गया ना, ये डेल्टा एक्स। सर ऐसे तो देखने से हम कह देंगे एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि वो चेंज होगा? बेटा, वो चेंज होता है ना। आप तुम देखो ना कि जब हमारा जिस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे वो रेफरेंस ही शिफ्ट हो गया ऐसे, तो क्या हमारा एंगल चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है? भाई अगर आपने इस लाइन का एंगल इसके रेस्पेक्ट में देखा तो कुछ अलग है ना। ये हमारा एक्स है, अब मान लो हमारा एक्स डैश ये हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में एंगल चेंज नहीं हो गया। ये हमारा एक्स डैश है, हमने एक्स को एक्स डैश बनाने में थीटा का रोटेशन कर दिया, तो क्या यस। हमारे बीच में जब पहले ये वाला एंगल था अब तो ये एंगल हो गया ना, तो क्या एंगल चेंज नहीं हुआ? तो हाँ, आपके मैथमेटिक्स में ये चीज कराई जाती है। ये ट्रांसलेशन वाला पढ़ रही है। हाँ, रोटेशन भी कराया जाएगा। आप रोटेशन भी, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे ना लोग तो रोटेशन भी कराएंगे। ठीक है? यस। हाँ, तो क्लियर हो गई बात बेटा? ये अब जल्दी से आप इसमें पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए और इसके बाद फिर आगे बढ़े। When a coordinate system is shifting, when a coordinate system is shifting in, when a coordinate system is shifted in the x direction, when a coordinate system is shifted in the x direction or in the y direction or in the y direction or both the directions or both the direction, या आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को x में शिफ्ट किया या फिर केवल y में शिफ्ट किया या फिर आपने दोनों में शिफ्ट कर दिया। जैसे मैंने यहां पर x में भी शिफ्ट किया है, y में शिफ्ट किया है। ठीक है? अगर आपने अपने कोऑर्डिनेट को x में या y में या फिर x y दोनों में शिफ्ट किया है, देन फर्स्ट रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q will change. The coordinates of the points P and Q will change.
P and Q will change. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन PQ will not change. The distance between the points P and Q will not change. अगर आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट किया है तो कोऑर्डिनेट आपने मतलब एक्सिस को शिफ्ट किया है तो आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, लेकिन PQ के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं 3D में। अभी 2D में थे, अब हम बात करेंगे किस में? 3D में, 3 डायमेंशन में हम बात करेंगे। अब 3 डायमेंशन में आप देखो इस तरह से चीजें हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमने ये बना दिया जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा है ओरिजिन। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो कि आपके पास एक पॉइंट है यहां पे ऐसे, ये पॉइंट है P, और स्पेस में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C। ठीक, हमने ओरिजिन से चले, हम P पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें X में कितना चलना होगा आप बताओ? अभी मैंने बताया था, शुरुआत में ही मैंने बात लिखवाई है कि अगर किसी एक्स में पॉइंट सर तो पे A एक्स चलना होगा, अगर ए एक्स दिखे में तो ए एक्स चलना में होगा। A चलना होगा, यस और Y में बी B चलना चलना होगा, और Z में हमें टी C चलना चलना, तब जाके हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं थोड़ा सा 3D के अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहा हूं। मैं O से ऐसे चलते हुए, मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, O से हम ऐसे चलते हुए पहुंचे कहां पर? M पर, और ये लेंथ आपकी A है, ये लेंथ हमारी क्या है? A है। और इसके बाद हम जेड डायरेक्शन में चल दिए, क्योंकि एक्स और जेड हमारे एक प्लेन दिख रहे हैं, हम जेड डायरेक्शन में चल दिए इधर। और कितना डिस्टेंस चले? C। इसके बाद हम क्या कर दें? B डिस्टेंस हम ऊपर चल जाएं ऐसे। क्या ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? हम B डिस्टेंस ऊपर चल दें, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, यस M और इसको बोल दो N, और इसे बोलते हैं P बोल रहे हैं हम, तो क्या हमारा काम हो जाएगा ये? यस ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि OP क्या होगा, OP लेंथ, OP लेंथ बताओ क्या होगा? OP लेंथ बोलो। अच्छा ओपी पहले पे OM बताओ, OP के पहले OM बताओ। अभी देखो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसी में। पहले OM बताओ, OM क्या होगा? A के बराबर। यस MN क्या होगा? सी के बराबर। C के बराबर। अच्छा, NP क्या होगा? B के बराबर। ऐसा होगा। यस अब मैं थोड़ा सा एंगल पर काम कर रहा हूं। अब बेटा ये वाला जो एंगल है, OM लाइन और MN लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री बोल सकते हैं क्या? दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन क्या 90 डिग्री है ये? सर जेड एक्सिस की तरफ मूव किए तब 90 होगा। जेड एक्सिस की तरफ तो मूव किए, तभी तो C डिस्टेंस चले हैं हम। यस और इसके बाद हम N से शिफ्ट होके P पे गए, तो ये भी एंगल तो आपका 90 डिग्री ही है ना? ये भी तो 90 डिग्री होगा ना? अगर हम N और NP लाइन के बीच के एंगल की बात करें, MN और NP, ऐसे एक लाइन आई और फिर परपेंडिकुलर चली गई, तो इसके बीच का एंगल भी तो 90 डिग्री होगा ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ, ये लेंथ किसके बराबर? ON लेंथ।
ओ एन लेंथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये लेंथ आपकी ए और ये लेंथ सी, तो ये आपका हाइपोटेनस बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके और इसके बीच का एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको हम इससे मिला दें, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा। अगर हम ओ एन की बात करें तो ओ एन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, हम अगर ओपी की बात कर दें तो ओपी इक्वल टू अंडर रूट ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, और ये हम देखें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस इसका मतलब अगर दो पॉइंट्स आपके स्पेस में हैं और वो 3D में है, तो उस केस में उसके बीच का जो सेपरेशन है वो एक्चुअल में ये क्या लिखा है, ये लिखा है अंडर रूट ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का स्क्वायर, वो ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट तो हमारा 0,0,0 है ही ओरिजिन का, और ये ए बी सी है, तो वो इतना है। ये समझ में आई बात बेटा? ये तो अगर हम जनरल फॉर्मूला लिख दें, तो इसमें जनरल, एंगल नहीं ना बताएंगे? बताना चाहे तो बता सकते हैं, जिसका एंगल बताना चाहे बताया जा सकता है भाई। जैसे उसके जैसे स्लोप कितना एंगल बना रहा है? हाँ, तो भाई अब देखो, इसका एंगल जो ये लाइन है ना, इसका एंगल हम किसी एक से नहीं बता सकते। हम इसका एंगल देखो, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा बनता था ना, डायरेक्शन कोसाइन, तो हम तो वो यस देंगे ना अब तो। यस समझ में आई बात? और अल्फा बीटा गामा निकालने का तरीका पता ही है। और इस वेक्टर पी को अगर हम मान लो पी को एक वेक्टर मान लें, तो पी का जो आपका वेक्टर का नाम होगा वो पी को कैसे लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही तो लिखेंगे हम। यस ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला, चाहे वो 2D में हो चाहे 3D में हो, अब जैसा होगा आप वैसे काम कर लोगे। मान लो ये पॉइंट आपका P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और एक पॉइंट आपका क्या है, Q है, और इसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपका PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुई बात? बताइए। यस ठीक, तो ये तो आपका हो गया। अगले एक टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस देख लिया। ठीक है, क्लियर हुई बात? बताइए। यस ठीक, अब हम लोग इसके बाद जो चीजें हैं वो हम लोग अब फिर कल की क्लास में फिर करेंगे, क्योंकि अब हम बात करना होगा जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कल स्टार्ट करेंगे, और कल इस पर क्वेश्चंस करा के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये चलो अभी कर देते हैं, अभी समय है, कर देते हैं तुरंत, ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसे। एक अगला टॉपिक आपका होगा
जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम तीसरी बात करेंगे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम लोग एक प्लेन में बात करते हैं तो अक्सर हमारे जो सवाल होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में इन चीजों में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं उसकी बात कर लूं। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे ये कुछ डायरेक्शंस है। ये डायरेक्शन हमारा क्या होता है आप बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ। इधर क्या होता है? साउथ। इधर क्या होता है? ईस्ट। और इधर क्या होता है? वेस्ट। ऐसा होता है? बोलिए बेटा। तो और इसके बीचों बीच अगर हम बात करें तो यहां से 45 डिग्री का एंगल, या यहां से आप 45 डिग्री का एंगल बना के इस डायरेक्शन को आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। इसे आप बोल सकते हो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ। दोनों में से कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका है इसे हम लोग बोलते हैं, से ईस्ट और साउथ है ना, तो इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ। इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, ये सारे एंगल आपके क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री और ये भी आपका है 45 डिग्री। 45 45 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह से अरेंज किया गया, तो ये है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। ठीक है। अब एक सवाल में अक्सर ऐसी भी लैंग्वेज यूज की जाती है, जैसे मान लो कि आपके ईस्ट पे हो और आपका एक बोला जा रहा है कि एक ऐसी डायरेक्शन है वो ये है और यहां से कितना है? थीटा है। तो ऐसे बोलेंगे थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट से थीटा किधर जाओ? नॉर्थ की तरफ। तो थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला जाए तो वो इसका मतलब ये है, हमें ईस्ट से थीटा डिग्री जाइए नॉर्थ, बस आप उसको बोल दो ऐसे। अगर मान लो आपने कहीं कोई ऐसा एक लाइन बनाया है और ये एंगल आपने थीटा माना है, ऐसे बोला जा रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे थीटा डिग्री किधर? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ। अगर कहीं इधर बना है और ये एंगल दिया गया है थीटा, तो क्या लिखेंगे? थीटा डिग्री किधर गया है बेटा? सक्षम बताओ, इसको क्या बोला जाएगा? थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको चीजें दी जाती हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये हमारा है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि अक्सर पार्टिकल अर्थ पे जब चलता है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में बात की जाती है। और हम लोग अपने रियल लाइफ में भी तो बात कहते हैं। जैसे मान लो कहीं किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप बताओगे कि भाई ये शहर नॉर्थ में पड़ता है क्या, ये शहर ईस्ट में पड़ता है, या शहर साउथ में पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं और हमको कहा जाए कि भाई साउथ में हमें उधर जाना है, चेन्नई जाना है, तो पता होगा ना चेन्नई किधर है? साउथ में है वो। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक। तो कितने डिग्री ईस्ट या कितने डिग्री नॉर्थ या कितने डिग्री साउथ या कितने डिग्री वेस्ट जाना है, ये सब भी बात हमारे सवालों में दिया जाता है। तो मेन जो है आपके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की थ्योरी इतनी ही है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करके अपनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? यस। ठीक, चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी सर। हाँ, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1,
लिखो, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन नॉर्थ डायरेक्शन। अ मैन starts walking from his house in north direction, in north direction, full stop. After walking 5 meter in this direction, after walking 5 meter in this direction, In comma, in this direction मतलब in north direction में, in this direction, comma, he starts walking in northeast direction. He starts walking in northeast direction. In northeast direction. Full stop. In this direction, comma, he also walks 5 meter. In this direction, he also walks 5 meter. Full stop. Finally, the man comes back to his house. Finally, the man come back to his house on the shortest path. On the shortest path. On the shortest path. Full stop. Describe the motion of the man. Describe the motion of the man. मैन के मोशन को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना चाहिए। हमने ऐसे बना लिया, ये हमारा क्या है, ईस्ट वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब पेंसिल से बना लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि उसको पेन से बनाइए, पेंसिल से बना लो वहां पर। अब इसके बाद सबसे पहले क्या बोला गया, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब मैन का यही घर है। ठीक है, यही इसका घर है, ऐसे इसका घर है ये। ठीक, और ये यहां से किधर जाना स्टार्ट किया है, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन इसका यही तो होगा बेटा। यस। ठीक है, ये यहां से शुरू किया, इसका हाउस है ओ, यहां से ये नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चला, 5 मीटर। कितना चला, 5 मीटर चला नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये ओ से कहां पहुंच गया, ए पे। जब ये ए पे पहुंचा तो इसने फिर अपने मोशन को किस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो जब भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा ना, तो ये ध्यान रखना वहां पर हमको फिर से अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेना चाहिए। बेटा हमारा नॉर्थ तो अभी भी इधर ही है ना, साउथ नीचे हो गया, इधर क्या होगा, ईस्ट, और इधर क्या होगा, वेस्ट। ऐसा होगा, तुरंत बना लिया हमने वहीं पर। अपने मन में तुरंत इस बात को सोच लेंगे कि हाँ भाई इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होगा। दोबारा ये हमने ऐसे बना लिया, ओ से पार्टिकल ए गया। अब फिर पार्टिकल अब किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब यहां से 45 डिग्री का एंगल बना के फिर कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। फिर से कितना चला, 5 मीटर। और ओ से पार्टिकल कहां पहुंच गया, बी पे। अब इसके बाद पार्टिकल क्या हो रहा है, फाइनली कम्स बैक टू होम हाउस ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब बी से ये ओ के पाथ को डायरेक्ट फॉलो करके ऐसे पहुंच गया इस रास्ते पर। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है डिस्क्राइब
द मोशन ऑफ द मैन। क्लियर हुई बात बेटा? ये अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा पार्टिकल के शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आप बता पाओगे? शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्टेंस, डिस्टेंस मैं केवल पूछ रहा हूं, ये लेंथ, ओबी लेंथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बता पाओगे ये ओबी लेंथ कितनी है? सर इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, बताओ क्या होगा, ओबी लेंथ क्या होगा? वेक्टर के फॉर्म से करेंगे। इसी से कर लो, अब तुमने पढ़ा हुआ है पूरा वेक्टर। ये मालूम है कि आपके पास ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में। और अच्छा, ओ ए और ए बी के बीच का एंगल क्या है? 120 डिग्री। ध्यान से देखो बेटा, बोलने से पहले सोचो। ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है ना ये। यस सर। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर होता है ना, नॉर्थ से भी 45, ईस्ट से भी 45, इधर से भी 45, इधर से भी 45, यहां से भी ये 45 और यहां से भी ये 45। यस। अच्छा वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। लगा के बताओ ना, और इसीलिए मैंने आपको स्पेशल ये काम कराया था। भाई आप बताओ, एक तरीके से हमने क्या किया है, ओ से ए और ए से बी को हमने आगे लगा, एक ओ ए के वेक्टर के आगे हमने ए बी वेक्टर लगा दिया और बी से हमने ओ को मिला दिया, तो ये तो ट्रायंगल वही फॉलो कर रहा है ना बेटा। अगर आपके ओ से बी को मिलाने पर और डायरेक्शन मैं इधर कर दूं तो ये आपको क्या बता देगा? ये ओ ए और ए बी वेक्टर का एडिशन विथ डायरेक्शन बता देगा। लेकिन हमारी डायरेक्शन बस उस एडिशन के अपोजिट है, तो हम तुमसे केवल मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहे हैं कि भाई मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा। हम आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं ना, हम आपसे डायरेक्शन थोड़े पूछ रहे हैं। यस। हम आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि आप बताओ ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 50 + 25 √2 स्क्वायर √2। हाँ? सर मैं ये पूछ स्क्वायर रहा रूट हूं, 50 मैं + पूछ 25 √2। भाई ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे पहले कि ये आपका ओ ए वेक्टर है और ये आपका ए बी वेक्टर है, ओ ए और ए बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? तो इसको क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को एक ही जगह से बना दो। तो अगर आप इस उठा के यहाँ पे बना दोगे ऐसे, तो ये एंगल कितना दिखा? 45। 45 डिग्री। अब बेटा ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है ना। दो इक्वल वेक्टर अगर 45 डिग्री के एंगल पर हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? 5√2 प्लस √2। a√2 प्लस √2 कहाँ गया भाई वो चीज? अच्छा वो, हाँ वही। यस। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 45 डिग्री के एंगल पर हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड a और a है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? a स्क्वायर √2 + √2। a इंटू √2 प्लस √2। यस। तो a की जगह पे तो 5 हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका 5 है, और √2 प्लस √2। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, तो पार्टिकल इधर ही तो जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? और जब भी पार्टिकल के डायरेक्शन की बात करनी है तो आप अपना, आप बी पे आप हो ना, तो बी से किस डायरेक्शन में पार्टिकल गया तो तुरंत आप अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उठा के वहीं पर लगा दो। तो ये आपने बना दिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसका मतलब साउथ से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए ये किधर की तरफ गया है? वेस्ट की तरफ गया है। बताओ, साउथ से कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए? थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए किधर गया है? वेस्ट की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड है 5√2 प्लस √2 मीटर और एंगल आपका थीटा है।
अब मैं आपके एंगल की बात कर रहा हूं, अब एंगल बताना बेटा, ये वाला एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, केवल मैं इसकी बात करूं, ये एंगल 45, 90 और ये 45, तो ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक का कितना है, 180। 135 डिग्री ना, 90 और 45, मैं केवल इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा हाँ, वो 135 होगा। 135। अब बेटा ये साइड इस साइड के बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। 135 में 45 जोड़ोगे तभी तो आपके पास ये दोनों का सम 180 होगा। बेटा ये वाला एंगल कितने का हो गया, 22.5 डिग्री का। यस। ये वाला एंगल कितने का हो गया, 22.5 डिग्री का। ठीक है, यस। अगर ये 22.5 का हो गया तो आप बता दो कि अब हम इस वाले को थोड़ा सा इनलार्ज करके ऐसे मैं दिखाऊं कि यहां पर आपके पास इस तरह से बना हुआ है, ये यहां से 45 डिग्री का एंगल बना के जा रहा था, ये ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, और यहां से ये ऐसे जाके यहां पे मिल रहा था ये डायरेक्शन, तो ये 45 का है, ये हमें मालूम हो गया 22.5 का है ये, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए ना। तो अगर ये 45 का है तो ये भी क्या होगा, टोटल कितने का होगा, 45 का होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल है और एक क्रॉस लाइन इसको कट कर रही है, तो ये 45 का, तो ये टोटल कितने का होगा, 45 का, जिसमें से ये 22.5 का हो गया, तो ये एंगल कितने का हो गया, 22.5 डिग्री का। इसका मतलब पार्टिकल बी पॉइंट से ओ पर आया, 22.5 डिग्री का एंगल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बनाते, साउथ टू वेस्ट बनाते हुए, साउथ से वेस्ट बनाते हुए, मतलब थीटा डिग्री इक्वल टू 22.5 डिग्री। क्या लिखेंगे, 22.5 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 22.5 डिग्री का एंगल बनाया, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, कहां से, साउथ से। और ये डिस्टेंस कितना चला है, ये 5√2 + √2 मीटर चला है। 5 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, और जब बी पे पहुंच गया, बी से घर आने के लिए 5√2 + √2 मीटर चला, कितना डिग्री, 22.5 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ चला। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। तो इसमें वेक्टर का लॉ वो सब लगाना है, सब बेटा, मोशन प्लेन में पूरा वेक्टर का काम करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने कोई वेक्टर का चैप्टर अलग से लिखा नहीं है। एनसीईआरटी वेक्टर मोशन इन प्लेन में ही लिखी हुई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मोशन इन प्लेन में, डॉट प्रोडक्ट वर्क एनर्जी में, क्रॉस प्रोडक्ट आपका रोटेशन वाले चैप्टर में लिखी है। अच्छा, इसलिए तो मैंने वेक्टर अलग से एक साथ पढ़ाया वही था। पढ़ लेंगे, हाँ वही सब हम लोग उसको एक साथ पढ़ लेंगे। हाँ, तो मैंने उसको एक साथ पहले वेक्टर का पढ़ा दिया था, अब उसका लॉ हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, कहीं मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग अगली क्लास में 1-2 सवाल इस पर और करेंगे, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना पोजीशन वेक्टर। फिर से वही वाली कहानी जो आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन में था ना, तो वो तो केवल 1D में था, अब हम यहाँ पर एक जनरल 3D की बात करते हुए काम करेंगे और अपने क्वेश्चंस को 2D में कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सर एक क्वेश्चन सर है एंटी लॉक का, वो अच्छा, इसमें एंटी नहीं। लॉक का है, रुक जाओ एक सेकंड। Yes.